So this is the chapter 6th, named as the Mughals Empire after Akbar. After Akbar's death in 1605, his son Prince Shalim ascended the throne. अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में उसका बेटा प्रिंस सलीम बनता है राजा. सलीम वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती. इसका नाम फेमस सूफी सेंट सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था. हुज ब्लेसिंग्स अकबर हैड सॉट फॉर द बर्थ ऑफ हिज सन. जिसकी दुआएं मांगी थी कि हमारा एक अच्छा सा बेटा हो जाए. सलीम वॉज बॉर्न टू द जोधाभाई एंड केम टू बी नोन एज नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर. तो सलीम जो था जोधाभाई से पैदा हुआ था और इसके मानते थे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर. जहांगीर का मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. तो जहांगीर के बारे में 1605-27. जहांगीर टुक इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट. ही कंटिन्यूज अकबर पॉलिसी ऑफ विनिंग ओवर राजपूत चीफ्स थ्रू मैरिज अलायंसेस एंड ग्रांट ऑफ हिज ऑफिसेस. तो उसके बाद क्या होता है, अब अकबर की पॉलिसी को इसने कंटिन्यू किया था. नोबडी इज एशियास किंग. अकबर की पॉलिसी को इसने कंटिन्यू रखा. कौन सी पॉलिसी थी? विनिंग ओवर राजपूत चीफ थ्रू मैरिज अलायंसेस, और उन सभी लोगों को अपने ऑफिस में हाई पोस्ट पर रख देना. ठीक है. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ जहांगीर रीजन्स हिज सन प्रिंस खुसरो रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. उसके रीजन के पहले साल के दौरान उसका बेटा खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया. द प्रिंस वॉज डिफीटेड एट लाहौर. तो राजकुमार को लाहौर में हराया गया. गुरु अर्जुन द ग्रेट लीडर ऑफ द सिख वॉज एग्जीक्यूटेड फॉर असिस्टिंग प्रिंस खुसरो. गुरु अर्जुन को यहाँ पर उन्होंने क्या गया था, मार दिया था. ठीक है. एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है पब्लिकली मारना, बुरी तरीके से मारना. और क्यों? क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने प्रिंस खुसरो की मदद करी थी. दिस स्टार्टेड अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिख्स एंड मुगल्स. इसकी वजह से में सिख और मुगल के बीच में एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होना. 1613 जहांगीर डिफीटेड द रूलर्स ऑफ मेवाड़ Rana Amar Singh, the son of Rana Pratap. In 1620, he captured Kangra. Jahangir also established his control over Bengals and Awadh. इसके बाद 1602 में ये बहुत सारी जगह पर जीत लेता है, जैसे कि मेवाड़, राणा अमर सिंह को, राणा प्रताप के बेटे को भी हरा देता है, और ये 1620 में कांगड़ा भी जीत जाता है, और इसके अपना कंट्रोल बंगाल और अवध में भी स्टैब्लिश किया था. अहमदनगर वॉज एनेक्स्ड इन 1616. But during Jahangir's reigns, the Deccan remained a source of troubles for Mughals. अवध को भी, अहमदनगर को भी इन लोगों ने जीत लिया था 1616 के दौरान, लेकिन जहांगीर के रीजन में ये जो था मुगल्स के लिए समस्या की जड़ बनी हुई थी अहमदनगर. When the Persian attack Gandhar, Jahangir ordered his son Prince Khurram to defend it. The prince refused to fight the Persians who conquered Kandahar in 1622. इसके बाद क्या होता है, जहांगीर अपने बेटे को कहता है कि जो आपके पास पर्शियन अटैक हो रहे हैं कांधार से, उनको जाओ, उनसे लड़ो. इसका बेटा मना कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग कांधार में जीत जाते हैं और पर्शियंस जो कॉन्कर कर लेते हैं कांधार को. द लॉस ऑफ कांधार वाज अ सीरियस ब्लो टू द मुगल्स सिंस इट हैड एनेबल्ड देम टू कंट्रोल द ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड पर्शिया. कांधार की जीत बहुत बड़ी बुरी हार थी इनके लिए, और जिसकी वजह से इनको पर्शिया से ट्रेड करने का रास्ता मिल गया, ये जो आपके पास पर्शियन अटैकर्स थे, और साथ ही सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान पे. इट वॉज एन ऑल्सो अ रिक्रूटिंग ग्राउंड फॉर द सेंट्रल एशियन ट्रूप्स फॉर द मुगल आर्मी. मोरओवर इट वॉज ईजिएस्ट टू डिफेंड अगेंस्ट अटैक फ्रॉम द सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया फ्रॉम कांधार. एक फेमस है जहांगीर की चेन की जस्टिस. एज सुन एज ही एक्सटेंडेड द थ्रोन, एम्परर जहांगीर इंस्टॉल अ चेन ऑफ जस्टिस एट द गेट ऑफ हिज पैलेस. The chain was made up of gold and had bells attached to it. Any with grievances could pull the chain and receives a fair hearing from the emperor. कोई भी उस चेन को खींच सकता था, कोई भी जो है, और उससे वो न्याय देते थे. इसके बाद नूरजहां की बारी आती है. मेहर उन निशा, ऑल्सो नोन एज नूरजहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड. इसका मतलब नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. वॉज ए विडो एंड ए डॉटर ऑफ ए नोबल अकबर्स कोर्ट. एक विधवा औरत थी, और उनका जो एक किसकी विधवा थी, इनके पति कौन थे? इनके पति अकबर के कोर्ट में एक नोबेल के तौर पर काम करते थे. अट्रैक्टेड बाई अ क्विक विट, इंटेलिजेंस एंड ब्यूटी, जहांगीर मैरिड हर इन 1611. सी बिगन टू एडवाइस जहांगीर ऑन द स्टेट मैटर. और इसके बाद इसने जहांगीर को स्टेट के मैटर्स पर एडवाइस करना शुरू कर दिया. वंस ड्यूरिंग हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस
शी मैनेज टू द एम्पायर्स वेरी एफिशिएंटली। और एक बार जब जहांगीर बीमार हुआ तो इसने पूरे एम्पायर को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज किया था। जहांगीर बिकेम इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन हर। और इसके बाद क्या हुआ, जहांगीर इस पर डिपेंडेंट होने लगा। इनफैक्ट शी बिकेम सो पावरफुल दैट सम कॉइन्स वेर इशूड इन हर नेम। और ये इतनी पावरफुल हो गई थी कि इसके नाम पर ही कुछ कॉइन्स को इशूड किया जाने लगा। नूरजहां secured important positions for her fathers and brother who helped her along with Prince Khurram in ruling the empire। नूरजहां ने अपने भाई और पापा के लिए बहुत काम किया, बहुत कुछ पोस्ट वोस्ट सजाई, मतलब दी उसको। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एम्बेसडर्स थॉमस रो, ऑल स्टेट बिजनेस डिपेंडेंट ऑन हर। तो एक इंग्लिश एम्बेसडर्स आए थे और ये वो टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, और उन्हीं का एक एम्बेसडर्स उन लोगों ने भेजा था, थॉमस रो करके। वो बता रहे थे कि सारे के सारे स्टेट इन पर डिपेंड करते थे। However, she was not trusted by the section of nobles who revolted against her on the eve of Jahangir's death। जैसे ही जहांगीर की मौत होती है तो इनके एक नोबल्स, जिनका जो ग्रुप ऑफ पीपल था इनके अंदर काम करने वाले, उनको रानी पसंद नहीं आ रही थी, उन लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। नूर जहां रिटायर्ड फ्रॉम कोर्ट लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ इन 1626। और नूर जहां रिटायर हो गई उनकी पति के डेथ के बाद। रिलेशन बिटवीन यूरोपियन ट्रेडर्स। अब बात आती है 1600 की, तो भारत में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज, विच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके पास डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी की सारी कंपनीज भारत में आना शुरू होती हैं। जहांगीर ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द पोर्चुगीज हु सोन स्टार्टेड मिसयूजिंग दीज राइट्स। तो जहांगीर पोर्चुगीज को ट्रेडिंग राइट दे दिया कि भैया व्यापार करो। बाद में इन पोर्चुगीज ने इसी ट्रेड राइट का गलत इस्तेमाल किया था। इन 1615 थॉमस रो, an enemy of King James फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड, विजिटेड जहांगीर कोर्ट। 1615 के अंदर थॉमस रो, जो कि राजा जेम्स फर्स्ट का एक एनवी होता है, वो जहांगीर के कोर्ट में जाता है। द मेन पर्पस ऑफ द रोज मिशन वॉज टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनीज फैक्ट्री एट सूरत एंड गुजरात। थॉमस हैज फेल्ट लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ हिज लाइफ इन मुगल कोर्ट। तो इसका जो मेन मिशन था कि मुगल राजाओं से प्रोटेक्शन मांगना, अपने जो उन्होंने फैक्ट्री बनाई थी सूरत और गुजरात पर। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस। जहांगीर वॉज ए लवर ऑफ नेचर, ही वॉज ए स्कॉलर एंड ए लवर ऑफ लर्निंग, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एस्पेशली पेंटिंग। तो जहांगीर प्रकृति का बड़ा प्रेमी था और वो एक स्कॉलर भी था, पढ़ा लिखा भी, और उसको सीखना बड़ा अच्छा लगता था। आर्ट में उसकी खास सी दिलचस्पी थी और ख़ास तौर पर पेंटिंग। इसके बाद शाहजहां बनता है 1628 से लेकर 58 के बीच में। इन 1628 प्रिंस खुर्रम एक्सेंटेड द थ्रोन एट आगरा एज शाहजहां, दैट इज किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां suppressed many rebellions that broke out during the early years of his region. In the Deccan, he conquered Ahmednagar and Bijapur and Golconda, accepted his over relationship. However, his unsuccessful war in Central Asia caused a heavy loss of man and money। इसके बाद शाहजहां ने जैसे ही राजा बनता है, इसके खिलाफ जो रिवेलियन हो रहा था उसको ये क्या कर देता है, बंद कर देता है। और ये बहुत सारी जगह अहमदनगर, बीजापुर और गोलकांडा को कॉन्कर्ड कर लेता है। हालांकि इसने जो सेंट्रल एशिया पर अपनी आर्मी भेजी थी वहाँ पर इसको भारी नुकसान होता है, जिसमें इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। During Shahjahan's reign, the Marathas began to increase their powers under Shivaji Bhosle, an official of the Bijapur rulers। शाहजहां के रीजन में ही जो आपके पास मराठा रूलर्स थे वो यूनाइट होना शुरू हुए, पावर माना शुरू हुए अंडर द शिवाजी भोंसले, जो कि बीजापुर के रूलर्स थे। भोंसले सन शिवाजी ऑकेजनली क्लैश्ड विद द मुगल्स। भोंसले के बेटे की मुगल्स के साथ एक बार क्लैश हो गई, भिड़ंत हो गई। These clashes marked the beginning of the long conflict between Marathas and the Mughals। और इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट के चलते मराठा और मुगल आमने सामने आ गए। There was an economic prosperity during Shahjahan's reign. Trade expanded especially after the arrival of the European traders. Industry also flourished as Indian goods like textiles were in a great demand abroad। शाहजहां के टाइम पर भारत में ट्रेड बड़ा फलता फूलता रहा, एक्सपांड हुआ, और ख़ास तौर पर यूरोपियन इंडस्ट्रीज या ट्रेडर्स के भारत में आने की, क्योंकि भारत के टेक्सटाइल का दुनिया में, विश्व में बड़ी मांग चल रही थी। शाहजहां का रिलेशन कैसा रहा था यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में? रिलेशन विद यूरोपियन ट्रेडर्स। शाहजहां डिफीटेड द पोर्चुगीज हु वर मिसयूजिंग देयर ट्रेडिंग राइट्स।
The Dutch East India Company was established in 1602. The company set up its trade outpost at Surat, Ahmedabad, Cochin, Nagapattinam, Chinsura, Patna and Agra. तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बहुत सारे शटअप लगाए थे, कंपनीज फैक्ट्रीज खोली थी एट द सूरत, अहमदाबाद, कोचीन, नेगापट्टनम, चिंसुरा, पटना और आगरा के अंदर. However, as their main interest was in the spices trade, they were more interested in Java, Sumatra and spicy islands, that is the Indonesian archipelago. हालांकि ये लोग स्पाइसेस का ट्रेड करते थे, तो इनको बहुत से ज़्यादा जावा, सुमात्रा और स्पाइसेस आइसलैंड दैट इज इंडोनेशिया आर्किपेलागो पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. इनकी तरफ इन लोगों ने धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हुआ. अनदर यूरोपियन नेशंस, डेनमार्क एस्टैब्लिश्ड इट्स ट्रेडिंग स्टेशंस एट तरांकरबार ऑन द ईस्ट कोस्ट साउथ ऑफ मद्रास. हाउएवर दे कुड नॉट compete with the Dutch and the English in the trade. इसके अलावा डेनिश लोग भी आते हैं डेनमार्क से और ये लोग अपने सेटअप करते हैं. ऑल्दो ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को ट्रेड वॉर से हाथ धोना पड़ता है. द इंग्लिश एक्सपैंडेड ट्रेड्स इन इंडिया इन 1633. दे एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग पोस्ट इन ओडिशा. In 1639, the English East India Company got a small village called Madras, that is now present day at Chennai, from the Raja of Chandragiri. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छा ट्रेड मुनाफा कमा रही थी और इसीलिए उसने अपने एक्सपेंशन के बारे में सोचा. 1633 के अंदर उसने एक ट्रेडिंग पोस्ट ओडिशा के अंदर सेटअप कर लिया. 1639 के अंदर उसने मद्रास के एक विलेज पर अपना पोस्ट सेटअप कर लिया, जो था आपके पास राजा चंद्रगिरी राजा से उन्होंने लिया था. फोर्ट सेंट एंड जॉर्ज वॉज बिल्ट हेयर लेटर. और इसी के बाद मद्रास पर इन लोगों ने फोर्ट सेंट एंड जॉर्ज को बिल्ड किया था. इन 1651 द इंग्लिश कंपनी सेटअप ट्रेडिंग सेंटर्स एट हुगली इन बंगाल. 1651 के अंदर ये लोग जो होते हैं ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करते हैं हुगली रिवर्स पर, जो कि बंगाल पर आपके पास बंगाल पर आपके पास स्थित है. ठीक है, लोकेटेड है. कल्चरल कंट्रीब्यूशन. शाहजहां वाज ए पैट्रन ऑफ लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर. ये आदमी भी आपके पास लिटरेचर, साहित्य, म्यूजिक और पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर का बड़ा ही शौकीन था. हिज एल्डेस्ट सन दारा वाज ए ग्रेट स्कॉलर. इसका बड़ा बेटा जो था दारा, वो बहुत ही होशियार था, बहुत ज़्यादा उसने मतलब पढ़ा लिखा था, अ ग्रेट स्कॉलर. दारा हैड मैनी संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. तो दारा ने बहुत सारे संस्कृत सीधे बैठ जाओ. दारा हैड मैनी संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियंस. दारा ने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था. शाहजहां बिल्ट द ताजमहल एट आगरा at the tomb of his beloved wife Mumtaz Mahal. It is the marvelous blend of Indian, Central Asian, Persian style of architecture. शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था आगरा पे और अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए. ये इंडियन, सेंट्रल एशियंस और पर्शियन स्टाइल का एक ज़बरदस्त ब्लेंड था आर्किटेक्चर और कल्चर के अंदर. डिजाइंड इंटीरियर हैज़ ब्यूटीफुल मार्बल स्क्रीन्स. द मोती मस्जिद एट आगरा वॉज बिल्ड बाय द शाहजहां. इसके अलावा इसने मोती मस्जिद या मोटी मस्जिद को भी वहाँ पर बनाया था आगरा के अंदर. आफ्टर मुमताज महल्स डेथ, शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू अ साइट नाउ इट इज इन दिल्ली. ही नेम्ड इट शाहजहानाबाद. Here he built the Red Fort and the Jama Masjid, one of the most beautiful buildings within the Red Fort. It is Diwan-e-Khas, where Shahjahan met his ministers. It was beautiful. Petra Dwara panels. This is where the peacock throne made of gold and jewels was placed. तो इसके बाद इसने मुमताज महल की डेथ हो जाती है, तो ये अपना क्या करता है, कैपिटल आगरा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट कर देता है और इसका नाम शाहजहानाबाद रखता है. और यहाँ पर ये एक रेड फोर्ट और फिर जामा मस्जिद का निर्माण करता है. जामा मस्जिद में यहाँ पर एक दीवाने खास बनाया जाता है, जहाँ पर सारे के सारे मिनिस्टर्स लोग मिलते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं. यहाँ पर एक पितृ द्वारा भी हुआ करता था, पितृ द्वारा, और जिसमें आपके पास पीकॉक थ्रोन रखा जाता था, जो कि ज्वेल्स और बहुत सारे गोल्ड और ज्वेल्स से मिलकर बना रहा था. इसके बाद एक बहुत ही क्रूर शासक आता है जिसका नाम होता है औरंगजेब.
1658 to 1707. Shahjahan's third son Aurangzeb ascended the throne in 1658. After imprisoning his fathers in Agra fort, Aurangzeb took the little आलमगीर तो टाइटल औरंगजेब ने अपने टाइटल लिया आलमगीर। आलमगीर होता है द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अंडर हिम द मुगल एम्परर रीच इट्स ग्रेटर एक्सटेंट बट ऑल्सो फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स। इस रीजन के दौरान मुगल एम्पायर जो था बहुत ही पीक पर पहुंच गया था, लेकिन साथ ही में इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी झेला था। औरंगजेब इंक्रीज द टैक्सेस पेएबल बाय नॉन मुस्लिम्स एंड परमिटेड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। औरंगजेब ने यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स पर जो टैक्स लगा रहा था वो ज़्यादा कर दिए और टेम्पल्स को बर्बाद करने का दे दिया था। मेजर्स लाइक दीज अंग्रीड हिज सब्जेक्ट, हेंस औरंगजेब हैड टू फेस मैनी रिवॉल्ट सच एज दोज ऑफ द बुंदेलास, सिख, जाट एंड सातनामीस। ही ऑल्सो लॉस्ट द लॉयल्टी ऑफ द राजपूत। और इसकी वजह से इसको बहुत सारे रिवॉल्ट फेस करने शुरू हुए ऑफ बुंदेलास, सिख्स, जाट और सातमीस के। इसके बाद सिख रिवॉल्ट शुरू होता है 1675 में। गुरु तेग बहादुर द 9th 6th गुरु was beheaded under orders from the Aurangzeb. Tegh Bahadur's son Guru Gobind became the 10th Guru. He introduced the custom of Pahul, that is baptism by sweatened waters strained with a dagger. Those who got baptized became member of a disciplined brotherhood known as Khalsa. The men were given a title called Singh, that is lion. They were instructed to help the needy and helpless and never to show their back to the enemy. Every member of the Khalsa had to have 5 distinguished things on his person. These were quiche, that is uncut hair. उसके बाद कंघा, that is comb. Third one is kripan, that is dagger. Or another is kada, that is steel bangle, and another is kacha, which is underpinned or undergarment. तो इसके बाद सिख गुरु तेग बहादुर यहाँ पर सिखिज्म को मिलिटराइज कर देते हैं, मिलिट्री इंट्रोड्यूस कर देते हैं और खालसा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आफ्टर गुरु गोविंद अ होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब केम टू बी रिगार्डेड एज द गुरु एंड वर्क ऑफ द स्प्रेडिंग इट्स मैसेजेस वाज टेकन ओवर बाय द खालसा। तो गुरु तेग बहादुर के बाद गुरु तेग बहादुर के जो 10th सन थे उनके बाद जो आपके पास गुरु ग्रंथ साहिब है उसको ही एक जिंदा गुरु मान लिया गया। द खालसा ऑल्सो बिगन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम मुगल रूल। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल्स विद औरंगजेब सक्सेसेस द सिख फाइनली वॉन देयर इंडिपेंडेंस। बहुत सारी मुगल्स के बाद स्ट्रगल होने के बाद सिख जो है अपनी आज़ादी यहाँ से जीत लेते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इनको लोगों को आज़ादी थी नहीं, या मुगल्स के अंदर मुगल रीजन के अंदर आते थे। औरंगजेब इन डेक्कन, Aurangzeb sent a powerful force under शाइस्ता खान टू कंट्रोल द मराठास। औरंगजेब ने एक शाइस्ता खान के अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स को भेजा ताकि वो मराठास को कंट्रोल कर सके। अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी द मराठा ओवर पावर्ड द मुगल फोर्सेस। इन 1664 शिवाजी लॉन्चेस एन अटैक ऑन द इम्पोर्टेंट मुगल फोर्ट ऑफ द सूरत एंड प्लंडर्ड इट्स wealth. Aurangzeb then sent a massive force under Raja Jai Singh, who inflicted a crushing defeat on Shivaji, forcing him to sign a treaty of Purandar in 1665. तो इसके बाद क्या होता है, औरंगजेब अपनी आर्मी को भेजता है लेकिन हार जाता है। फिर उसके बाद औरंगजेब दोबारा भेजता है अंडर द राजा जय सिंह के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने शिवाजी को डिफीट कर दिया था और उन्हें पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 को साइन करने के लिए मजबूर किया गया था। Shivaji had to surrender several forts and had to promise to visit Aurangzeb court at Agra, where he felt humiliated and walked out of a court. He and his son were arrested and imprisoned. However, both escaped. Baskets of sweat. Shivaji then resumed his activities against the Mughal, capturing Surat, Jinji and Vellore, a part of Mysore. In 1681, Aurangzeb went to Deccan to crush Marathas, who were now led by Shivaji's son Shambhaji. Aurangzeb remained in Deccan until 1707. During his period, he conquered Bijapur and Golconda. He captured the executed Shambhaji. In 1689, he also took Shambhaji's infant son Sahu prisoners. Aurangzeb, however, he could not completely crush the Maratha. इसके बाद क्या होता है, मराठा को राजा को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मराठा राजा शिवाजी
वापस लग जाते हैं मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इसके बाद राजा शिवाजी के बेटे आते हैं संभाजी, और संभाजी के टाइम पे मुगल यहाँ पर औरंगजेब वापस आ जाता है और बहुत सारी जगहों को वो को था दक्कन और गोलकांडा जो कि मुगल्स ने पहले ले रखी थी उनको वापस से ले लेता है, बीजापुर और गोलकांडा, और यहाँ पर संभाजी को एग्जीक्यूट कर देता है, माने पब्लिकली बहुत बुरी तरीके से मार देता है। और उसके एक नवजात शिशु को, इन्फेंट मतलब होता है नवजात, अभी छोटा सा होगा 3-4 महीने का, उसको भी वो ले लेता है। हालांकि वो मराठास को कम्प्लीटली जो है क्रश करने में सक्षम नहीं हो पाता है। औरंगजेब के यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ कैसे रिलेशन थे? औरंगजेब ग्रांटेड ट्रेडिंग राइट्स टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। He this promoted trade in India and fetched his high profit for the Mughal as well as the company's merchant. By the end of the 17th century, Bombay, Madras and Calcutta became the three major trade centers of English East India Company. The French established trade centers at Chandranagore in Bengal and at Pondicherry, south of the Madras. औरंगजेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने के ट्रेडिंग राइट्स दे दिए थे। इससे बोथ औरंगजेब या मुगल एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हुआ था। कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास 3 प्रोमिनेंट सिटी ट्रेड सेंटर के तौर पर इस्टेब्लिश हो गए थे, और यहाँ पर फ्रेंच भी उस टाइम पे इन्हीं के कॉम्पिटिटर थे। इन लोगों ने चंद्रनागौर और बंगाल के अंदर चंद्रनागौर और पौंडीचेरी साउथ ऑफ द मद्रास में 2 ट्रेडिंग पोर्ट्स सेटअप किए थे। फाइनली द असेसमेंट, औरंगजेब was a devoted Sunni Muslim. He led a simple life, strictly according to the Sunni traditions. Till the end of his life, he sewed cape to earn his daily wage. He tried his best to maintain law and orders to the rule in the interest of people. His effort failed due to his autocratic ways and lack of foresight. Aurangzeb was always busy fighting wars and suppressing revolt. This gave his nobles the opportunity to increase their power. After Aurangzeb's death in 1707, his empire began to break apart. तो औरंगजेब ठीक ठाक था, लेकिन इसके जो था लड़ाई में लड़ते रहता था, जिसकी वजह से इसके साम्राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1705-7 के अंदर जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल एम्पायर धीरे धीरे वीक पड़ता गया और टूटते गया, यानी कि छोटे छोटे रीजनल लेवल पर राजा उभरते गए। हम लोगों ने बीच में राइज ऑफ द मराठास को देखा था, लेकिन ये राइज ऑफ द मराठास हुआ कैसे, मराठा आखिर पावर में आए कैसे? इन द हिली रीजन्स ऑफ द कोंकण एंड द वेस्टर्न घाट लिव्ड द हार्डली एंड वराकिल मराठास ट्राइब। तो यहाँ पर कोंकण और वेस्टर्न घाट के अंदर एक बहुत ही लड़ाकू लोग रहा करते थे, मराठा ट्राइब। दे वर एक्सपीरियंस्ड इन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस सिंस दे हैड सर्व्ड द सुल्तान ऑफ द मुस्लिम किंगडम ऑफ द डेक्कन। ये लोग मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में बड़े ही एक्सपर्ट थे। By the beginning of the 17th century, the Deccan kingdoms had started declining and the Marathas, under the leadership of Shivaji, began to assert themselves. जब मुगल एम्पायर थोड़ा थोड़ा वीक होते गया, अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी महाराज, ये सारे के सारे लोग अपने आप को पावरफुल बनाते गए और यूनाइट होते गए। शिवाजी वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मराठा स्टेट। शिवाजी चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मराठा स्टेट को बनाया जाए। He organized the hill tribe into a military force and taught them a guerrilla style of warfare, which is prominently known as the guerrilla tactics, और इसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो शिवाजी ने एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मराठा स्टेट को बनाया था और एक हिल ट्राइब को उन्होंने मिलिट्री में कन्वर्ट कर दिया था और सभी को गुरिल्ला टैक्टिक्स सिखाई थी, which involved the sudden attack on enemies. He attacked the Bijapur terrorist territories several times and even captured a few forts. Shivaji captured Surat in 1674, proclaimed himself the emperor and adopted the title Chhatrapati. हाँ, तो 1674 में ये लोग जो होते हैं सूरत को कैप्चर कर लेते हैं और यहाँ पर अपने आप को राजा टाइटल देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज। He thus laid the foundation of the Maratha state. After this, he carried out many campaigns. After he carried out many campaigns taking Jinji, Vellos and even part of the Mysore. इसके बाद उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर उन्होंने जिंजी, वेल्लोर और कुछ पार्ट ऑफ मैसूर को भी कैप्चर किया था। शिवाजी died in 1680 and he instilled in his followers the spirit of patriotism and the love for their motherland. और इन्होंने सभी के अंदर देशभक्ति और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सभी के अंदर
भावनाएं प्रेरित जागृत कर दी। डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, the period from 1526 to 1707, that is from Babur's accession in the throne to the death of the Aurangzeb, is called the era of great Mughal. तो ये जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर 1706 तक, यानी कि बाबर का राजगद्दी में आना, इब्राहिम लोदी को हटाना से लेकर औरंगजेब का, इसको ग्रेट एरा ऑफ मुगल्स कहा जाता है। द मुगल एम्पायर रीच द पीक ऑफ इट्स पावर्स एंड प्रेस्टीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसके बाद जो राजा अकबर, जहांगीर और शाहजहां के बीच में ये जो मुगल एम्पायर थे ये पीक पर पहुंच जाते हैं, बहुत ही एक्सटेंड कर लेते हैं अपने एम्पायर को। और इसके बाद औरंगजेब के बाद जो होते हैं मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। औरंगजेब मुगल पावर्स डिक्लाइंड आफ्टर औरंगजेब मुगल पावर डिक्लाइंड अंडर ए सीरीज ऑफ वीक रूलर्स नोन एज लेटर मुगल्स। बाय द मिडल ऑफ द 18th century the empires had shrunk and weakened considerably. It finally collapsed in 1857. इसके बाद क्या हुआ, मुगल धीरे धीरे घटता गया, एम्पायर जो है धीरे धीरे घटते गया। 1857 के अंदर ये फिर कोलैप्स हो गया, ठीक है। हालांकि 1857 में क्या थे, लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, और इन्होंने फिर क्या हुआ, इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, ठीक है। 1857 में लास्ट मुगल एम्परर था। इसके बाद मुगल एम्पायर की समाप्ति होती है, क्योंकि 1857 में ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसमें मुगल भी जो है, बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, और वहाँ पर वो जो होता है हार जाते हैं। मतलब हम लोग 1857 की बैटल को हार जाते हैं, और अंग्रेज जो है मुगल एम्पायर एम्परर बहादुर शाह जफर को जेल में डाल देता है, ठीक है। और दैट इज द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। स्ट्रेंथ एंड द वीकनेसेस ऑफ द मुगल एम्पायर। The Mughal Empire at the time of Great Mughals was based on a strong central military powers and political authority. The rulers followed the policies of the religious tolerance. They often had power-sharing arrangement with the Rajputs. They built a good administrative systems that worked in the interest of peoples. Tax expanded, leading to the economic prosperity. Mughal Empire जो था, जब ये great था, the Mughal Empire at the time of the Great Mughal was based on the strong central military powers and political authority. जब ये बहुत पावरफुल था तो इसकी एक सेंट्रल मिलिट्री हुआ करती थी और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी हुई थी। और फॉलोवर जो थे एक रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो करते थे, और स्पेशली हम लोगों ने देखा था अभी अकबर के टाइम पे उसने जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स लगाते थे, उसको अबॉलिश कर दिया था। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट भी हुआ करती थी विद राजपूत के सारे में, और एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करते थे। लेकिन औरंगजेब के बाद सब यहाँ पे फीका फीका पड़ने लग गया। ऑन द अदर हैंड द मुगल नेग्लेक्टेड द नेवी एंड फेल्ड टू मॉडर्नाइज देयर आर्मी। इसके अलावा इन लोगों के पास नेवी हेवी थी नहीं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे जीत गई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जीतने के बहुत सारे रीजन्स हैं। उनमें से एक रीजन है कि उनके पास एक स्ट्रांग नेवी थी, जो कि भारत के राजाओं के लिए, एम्परर्स के लिए बिल्कुल नई सी चीज थी। हाँ, फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ सक्सेशंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस ड्यूरिंग इंटॉलरेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसके पास नेवी नहीं थी, आपने ऐसा बोला, फिर बोले नेवी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नेवी थी। वो लोग कहाँ से आए थे, वो लोग नेवी से घूमते घूमते ही आए थे, ठीक है। बार्थलोमे डाइस करके होता है, वो केप ऑफ गुड होप की खोज करता है। इसके बाद वास्को डी गामा होता है, अपने नाव के साथ भारत में आता है। तो ऐसा कहते हैं कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय द वास्को डी गामा, ठीक है। उससे पहले वास्को डी गामा, इतना बड़ा नाम है, आप क्यों इंटरेस्ट है कि उनका पत्नी कौन थी? वास्को डी गामा क्यों तुम्हें इंटरेस्ट है? उनकी पत्नी कौन सी थी, दूसरी पत्नी का नाम क्या था, बच्चे कितने थे, कैसे दिखते थे, कौन नंबर का जूता पहनते थे? वास्को डी गामा काफी है। वैसे भी इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय हिम कहते हैं, जो कि फालतू की बात है, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। ऑन द अदर हैंड द मुगल नेग्लेक्टेड द नेवी एंड फेल्ड टू मॉडर्नाइज देयर आर्मी। Frequent wars of successions and religious intolerance during the time of Aurangzeb also led to the weakness of empire. 712. ये वाला तो चैप्टर खत्म करेंगे ना 8 बजे में, 1 घंटा बचा अभी। हाँ, हैं 1 घंटे में पेपर। किस चीज का पेपर? पूछ रहा हूँ। हाँ,
7:30 बताऊंगा आपको। एक सीक्रेट चीज है। मैं कितने बजे पहुंच गया था? 6:15 में। नहीं 6:20। 6:15 तो नहीं पहुंचे थे, उसे 6-7 मिनट पहले पहुंचे थे आप। टाइम से टाइम नहीं है, टिक टिक 40 क्वेश्चन। So what was the cause of declines, rise of independent state? क्या क्या वो थे, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये मुगल एम्पायर जो होता है, माइटी मुगल्स कहे जाने वाले, इनका जो एम्पायर था वीक पड़ गया। तो पहला रीजन है इसमें, इंडिपेंडेंट स्टेट बहुत सारे राइज होने शुरू हो गए। पहला हम लोगों ने देखा था मराठास। औरंगजेब अलाइंड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स थ्रू हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। तो औरंगजेब ने अपने खिलाफ एक बड़े लोगों को कर लिया था थ्रू द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। उसने मंदिर को तोड़ने को दिया था। तो इसकी वजह से द राजपूत हु हैड ऑलवेज स्टूड बाय द मुगल्स नाउ बिकेम द हॉस्टाइल्स। जो राजपूत जो मुगल्स के हमेशा साथ ही हुआ करते थे, वो उनके अब दुश्मन हो गए। द सिख बिकम मिलिटेंट, और सिख बहुत ही उग्र हो गए। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब दे रूज अंडर बंदा बहादुर। सिख जो हो गए, बंदा बहादुर के अंदर बहुत सारे लोग पावरफुल होने लग गए। This ultimately led to the establishment of an independent state of Punjab under Ranjit Singh towards the end of the 18th century. इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के बाद महाराजा रणजीत सिंह के अंदर 18th सेंचुरी में एक बहुत ही जो है आपके पास सिख एम्पायर की स्टार्टमेंट यहाँ पे होती है, स्टार्ट होता है। Maratha powers increased rapidly in Western and the Central Asia. By the middle of the 18th century, they become serious रुक 2 मिनट contenders for the political powers in north as well. Aurangzeb's long absence from the north allowed nobles and governors to become more powerful. Slowly they started breaking away from the empires. इसके बाद मराठा तो हमने देखा था पहले इनके खिलाफ हो चुके थे, और नॉर्थ में इसकी लॉन्ग टाइम पे प्रेजेंस थी नहीं, एब्सेंट रहा लॉन्ग टाइम पे। तो यहाँ पर भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल लेवल पर राजा उभरने शुरू हो गए। वॉर ऑफ सक्सेशंस, द मुगल डायनास्टी डिड नॉट हैव क्लियर रूल ऑफ सक्सेशन. This caused bloody conflict even during the reign of great Mughals. After Aurangzeb, 10 weak rulers occupied the thrones in quick succession in a span of just 54 years. Most of the rulers were assassinated through the court. These rulers were in no positions to assert their authority, and thus the central authority of the empires became weak. इसके अलावा राजा कौन बनेगा, इस पर भी बड़ा ही उनके पास कोई ठीक ठाक पॉलिसी नहीं थी। कभी कोई भी बन जाता था, कोर्ट जिसे डिसाइड करता था उसे बनाता था, और ये इनकैपेबल राजा हुआ करते थे। ठीक है, इनमें इतना दम हम होता नहीं था, जिसकी वजह से राज्य वीक होता गया। उसके अलावा फॉरेन इन्वेडर्स, द वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ लेटर मुगल अट्रैक्टेड इन्वेडर्स। जैसे ही कमजोर होता नजर आया तो अगल बगल के जितने भी ट्रेडर्स थे उन सभी को अट्रैक्ट किया, और ताकि वो लोग अपने यहाँ पे फायदा देख सके। Nadir Shah invasions was followed by the series of invasions by Ahmad Shah Abdali. These invasions not only devastated the military strength and the economy of empires, but also made the northwest insecure. As a result, the flourishing trade of these regions divided and the economy stagnated. और इसके अलावा नादिर शाह, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ से बहुत ही ज़्यादा इन्वेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी पावर्स और ज़्यादा वीक हो गई। दो लास्ट की हेडिंग बची है, ऑपरेशंस एंड माल एडमिनिस्ट्रेशंस। एज द एम्पायर बिकेम पुअरस, द नोबल्स एंड द जमींदार्स स्टार्टेड फ्लीसिंग द पीसेंट्री टू एक्सट्रैक्ट मोर रेवेन्यू. दिस लेड टू द रिवॉल्ट. एग्रीकल्चर सफर्ड एंड रेवेन्यू dwindled further. Mughals officials become inefficient and corrupt in the absence of powerful central authority. Even tax was not collected properly. ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात, तो मुगल एम्पायर पुअर बनता गया, गरीब बनता गया, और इस तरह से जो इसके अंदर नोबल्स हुआ करते थे, गवर्नर्स हुआ करते थे, इनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलना लगा, और जिसकी वजह से रिवॉल्ट करना शुरू हो गया। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और मुगल ऑफिशियल्स जो थे बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गए थे ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द सेंट्रल पावरफुल अथॉरिटी. नेगेटिव रोल ऑफ द नोबल्स. द नोबल्स फॉर्म्ड ग्रुप अमंग देमसेल्व्स एंड हैज द कंस्पिरेसीज. These were more interested in getting their candidate appointed in वजीर than in the welfare of the state. मुगल्स का अपना एक ग्रुप हुआ करता था जो कि बहुत सारी कंस्पिरेसीज को इन लोगों ने स्टार्ट किया था, हैस्ट किया था, और ये लोग अपने यहाँ अपने संगी साथियों, भाई भतीजों को
वजीर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रादर देन कि वो स्टेट के वेलफेयर पे काम करें. दे ऑफन अटैक्ड द किंग मेकर्स, पावरफुल एंड एफिशिएंट नोबल्स हु वर discussed by the state of affairs, moved away to establish independent state like Hyderabad, Awadh, Bengal. Although many of these states were strong and as well as administered, their rise contributions to the collapse of Mughal authority. और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिए थे, जिनमें से हैदराबाद, अवध, बंगाल एक हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है. और धीरे धीरे इस तरह से मुगल एम्पायर जो होता है वीक पड़ते गया है. और 1857 में ऑन द बैटल ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बैटल के अंदर द लास्ट मुगल एम्परर को जो होता है जेल डाल देते हैं अंग्रेज, और इसके साथ ही द एंड ऑफ द माइटी मुगल हो जाता है.